शुरू करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। भोमरसार जीव कांड जी की जय। नेमिचंद आचार्य की जय। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंदवर नेमिचंद मकलंकम गुणरयण भूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी, नेमिचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग नेमिचंद आचार्य जी को द्वारा वर्णित जीव कांड जी त्रिलोक सार में अलौकिक गणित, उसमें 14 धाराओं का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस स्वाध्याय को कराने में सारिका छाबड़ा जी की रंगीन चित्रों की प्रस्तुति के द्वारा जो समझाया गया है वह हमें बहुत ज्यादा लाभदायक हो रहा है। अतः सारिका जी छाबड़ा को पूरे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग द्विरूप वर्ग धारा समझ रहे हैं। उसके पहले किसी भी धारा को समझने में कहीं भी कुछ कमी लग रही है तो पहले आप समझ सकते हैं। किसी को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले पूछ सकते हैं, आगे का प्रकरण और कड़ा होता जाएगा। अतः कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, जहां पर भी आप प्रश्न कर सकते हैं। आगे चलें। कोई जिज्ञासा नहीं है? हाँ, आगे कीजिए। द्विरूप वर्ग धारा। द्विरूप माने दो, दो के वर्ग से प्रारंभ। द्विरूप माने दो के, वर्ग माने वर्ग, यानी कहाँ से शुरू होती है द्विरूप वर्ग धारा? तो कहते हैं दो के वर्ग से। दो से शुरू नहीं होती है, दो के वर्ग से शुरू होती है। जो धारा दो के वर्ग से शुरू होती है उसको द्विरूप वर्ग धारा कहते हैं। द्विरूप वर्ग धारा की परिभाषा समझ में आ रही है सबको? शब्द से समझेंगे तो याद रह जाएगा। द्विरूप दो से, दो के वर्ग से शुरू करना, धारा आगे आगे बढ़ाते जाना। तो कहते हैं जो संख्या दो के प्रारंभ, दो का वर्ग से शुरू होकर आगे आगे की संख्या में वर्ग पाया जाता है, धारा बनाते हुए, यानी आगे आगे की संख्या में वर्ग पाया जाए, जिस धारा में पाया जाए उसे द्विरूप वर्ग धारा कहते हैं। जैसे 2 दूनी 4, पहला स्थान कौन सा हुआ द्विरूप वर्ग धारा का? 2 नहीं हुआ, 2 का वर्ग हुआ। 2 दूनी 4, यह द्विरूप वर्ग धारा का पहला स्थान है। इस बात को मन में जमा के रखेंगे, क्योंकि इस पहले स्थान से आगे हम इसी से लगा हुआ हमको और कुछ समझना है, इसलिए स्थान संख्या याद रखना है। द्विरूप वर्ग धारा में जब हमने समझा पहला स्थान 4 है, फिर 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है, तो द्विरूप वर्ग धारा का दूसरा स्थान कहलाएगा 16। फिर 16 पर 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256 आता है। ये तीसरा स्थान हुआ द्विरूप वर्ग धारा का। पनट्ठी चौथा स्थान हुआ, बादाल पांचवा स्थान हुआ, इकट्ठी छठा स्थान हुआ। इस तरह से द्विरूप वर्ग धारा के स्थान हुए। इसके बीच में कोई भी संख्या नहीं आएगी। इस द्विरूप वर्ग धारा के स्थान यही बनेंगे। छठा स्थान जो कि बहुत बड़ी संख्या है, बादाल भी बहुत बड़ी है, तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं एक स्थान बढ़ते ही संख्या कितनी बड़ी होती जा रही है। यानी द्विरूप वर्ग धारा की संख्या एक एक स्थान बढ़ते ही बहुत बड़ी होती जा रही है। इससे क्या भाव भाषणा होती है कि जैसे 4 से 16 के बीच की जितनी भी संख्या है वह द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आएगी। 16 से 256 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं
वे द्विरूप वर्ग धारा में नहीं बनेंगी। 256 से पनट्ठी के बीच में जितनी संख्या है, ध्यान देंगे 4 से 16 बहुत छोटा अंतर था, 16 से 256 और बड़ा अंतर हो गया, 256 से 65,536 और बड़ा हो गया, 65,536 से बादाल और बड़ा हो गया, बादाल से इकट्ठी ये और भी बड़ा हो गया। तो यहाँ हम यह समझना चाह रहे हैं कि ये इकट्ठी द्विरूप वर्ग धारा के जो स्थान है, हमने समझा था उत्कृष्ट संख्या के बाद, उत्कृष्ट संख्या के बाद पहला स्थान जो होता है जघन्य परित असंख्यात का, यानी जघन्य परित असंख्यात। यहाँ पर आचार्य हमें आगे बताएंगे कि द्विरूप वर्ग धारा में यहाँ ये भाव भाषणा कराएंगे, जैसे हमने पहले अलौकिक भाव भाषणा करी कि जघन्य परित असंख्यात कितनी दूर जाकर के आया। अनवस्था कुंड 46 अंक प्रमाण पहले बार में भरी गई थी सरसों, तो एक सरसों आई थी सलाका कुंड में, फिर 46 अंक प्रमाण समुद्र उलांघ करके, द्वीप उलांघ करके हम गए, दूसरा अनवस्था कुंड उसके व्यास के बराबर बना, उसको सरसों से भरा गया, तब फिर एक सरसों और सलाका कुंड में आई, फिर उसमें जितनी सरसों आई थी सारी सरसों को सारे द्वीप समुद्र में बिखेरते गए थे, फिर लास्ट वाले समुद्र अथवा द्वीप जो आया था उसको पुनः उतना बड़ा अनवस्था कुंड बनाए थे, तो तीसरी सरसों सलाका कुंड में आई थी। यानी इस तरह से बिखेरते बिखेरते 46 बार जब अनवस्था कुंड बन जाएगा तब तो सलाका कुंड भरेगा। 46 बार अनवस्था कुंड जब बन जाएगा तो पहली बार शलाका कुंड भरेगा, अतः एक सरसों प्रति शलाका को मिलेगी। ये हम सारा चीज पहले समझ चुके हैं। इस तरह से करते करते प्रति शलाका महाशलाका भरने पर जहां पर चारों कुंड सिखाऊ की तरफ भर गए थे, वहां पर अनवस्था कुंड की जितनी सरसों थी वह जघन्य परित असंख्यात था। यहाँ पर आचार्य यही बताने जाएंगे कि वही वो जघन्य परित असंख्यात कितने स्थान जाने पर द्विरूप वर्ग धारा में आएगा। ये इस संख्या से, तो यहाँ वहां हमने भाव भाषणा करी अनवस्था कुंड की सरसों से, यहाँ हम भाव भाषणा कर रहे हैं कि वर्ग वर्ग करते जा रहे हैं, किसी भी संख्या को हम प्लस माइनस गुना नहीं कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। वर्ग सबसे ज्यादा संख्या कब बढ़ती है? जब वर्ग करते हैं। तो 4 को 4 से जोड़िए, कोई खास नहीं बढ़ेगी, 4 को घटाने से तो बढ़ेगी नहीं, भाग देने से बढ़ेगी नहीं। 4 को जब हम 4 से स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, यानी 4 को 4 से जब गुना करते हैं तो संख्या एकदम से छलांग लगा लेती है। तो द्विरूप वर्ग धारा में वो जघन्य परित संख्या जो हमने अनवस्था कुंड बना करके निकाली थी वो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ से उसका तालमेल हमको आचार्य सिखाएंगे कि देखो ये संख्या कितनी बड़ी है। अब यहाँ पर हमने पनट्ठी बादाल इकट्ठी, इसके बाद किसी संख्या का नाम नहीं है इकट्ठी के बाद में। इसको हम लोगों ने ये भी समझा था कि आगम में पनट्ठी कहते हैं, बादाल कहते हैं, इकट्ठी कहते हैं। जहां पर पल्ले अर्ध छेद को छे से वहां पर कहा जाएगा, पल्ले को प कहा जाएगा, प छे ऐसे जहां लिखा रहेगा वहां हमको समझ लेना है कि पल्ले के अर्ध छेद। सु छे वहां हमने समझ लेना है सूच्यांगुल का अर्ध छेद। ये अपने आगम की भाषा है। उसी तरह पनट्ठी लिखा रहेगा अथवा 65 इक्वल, अथवा बादाल की जगह 42 उसके बराबर का चिन्ह रहेगा, 42 और बराबर का चिन्ह रहेगा तो हम आगम में क्या समझेंगे? बादाल। 18 और इक्वल का मतलब इज इक्वल टू का चिन्ह रहेगा तो हम क्या समझेंगे? इकट्ठी। ये हमारे आगम के सांकेतिक शब्द हैं जो हमें अब तक याद हो गया होगा। इन्हीं को समझाते हुए द्विरूप वर्ग धारा समझाते हुए हम यहाँ पर ध्यान दें, बोले 4 कैसे आया? तो 2 का 2 स्क्वायर करने से। स्थान कौन सा ध्यान देंगे? यह स्थान बिल्कुल ध्यान रखेंगे। द्विरूप वर्ग धारा का पहला स्थान 4 है, द्विरूप वर्ग धारा का दूसरा स्थान 16 है, द्विरूप वर्ग धारा का तीसरा स्थान 256 है, द्विरूप वर्ग धारा का चौथा स्थान पनट्ठी है, द्विरूप वर्ग धारा का 5वां स्थान बादाल है, द्विरूप वर्ग धारा का 6ठा स्थान इकट्ठी है। अब यहाँ पर हम देखें कि जैसे यहाँ पर संख्या 4 2 गुना 2 पर 2 पावर करने से आई है,
2 की घात लगा करके जितना पावर जिस संख्या का, जिस भी संख्या का, विवक्षित राशि कोई भी हो, 2 पर उस पर जितना पावर आएगा वो उस संख्या का क्या होगा? अर्धछेद। वो उस संख्या का अर्धछेद होगा। 2 की घात बना के हमको उस संख्या का 2 की घात बनाना है। 2 की घात बनाने पर जैसे 4 का 2 की घात 2 आ रहा है, तो इसके अर्धछेद 2 आ गए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि पहला स्थान 4 है, स्थान और वर्ग शलाका में संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर स्थान पर जोर दिया जा रहा है। ध्यान दें, 4 की वर्ग शलाका कितनी है? 2। 1। वर्ग शलाका 1 है। और द्विरूप वर्ग धारा में 4 का स्थान कौन सा है? पहला। तो क्या क्या रिलेशन बैठा कि जो द्विरूप वर्ग धारा में जिस राशि का जो स्थान होगा वह स्थान उतना ही वर्ग शलाका होगी उस राशि की। जैसे चलो 4 तो अपने को लगता, 16 को देखते हैं। 16 के अर्धछेद कितने हैं? 4। उसकी शलाका निकालेंगे तो कितनी आएगी? 2 आएगी। 2 आएगी। उसका स्थान कौन सा है द्विरूप वर्ग धारा में? दूसरा। तो यहाँ हमको ये भाव भाषणा करनी है कि द्विरूप वर्ग धारा में जिस संख्या का जो स्थान आएगा उस संख्या की वर्ग शलाका उतनी ही होगी। जिस राशि का जिस राशि का जितना स्थान आएगा द्विरूप वर्ग धारा, और कहीं नहीं, द्विरूप वर्ग धारा में जिस राशि का जो स्थान आएगा वह राशि उस संख्या की वर्ग शलाका होगी। होगी कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया हो तो पूछेंगे आप लोग। हाँ आया। हम पुनः अगली संख्या लेते हैं 256। जैसे बादाल 5 चौथा नंबर है, तो वर्ग शलाका भी चौथा ही नंबर होगा क्या? मतलब चौथा स्थान है, बादाल का चौथा स्थान है द्विरूप वर्ग धारा का। वर्ग शलाका भी 4 ही होगी। हाँ वही चीज पूछा। 1 मिनट। बादाल का स्थान मेरी दीदी 5वां है, इसलिए उसकी वर्ग शलाका 5 होगी। हाथ कंगन को आरसी क्या? 2 बादाल के अर्धछेद कितने हैं? 32 है ना। 2 पर घात कितना है? 32। पेज निकाल रहे। हाँ, अब 32 की आप वर्ग शलाका निकाल के देखिए कितनी आती है। तो आपको भाव भाषणा 16 होगी, 8 होगी, 4 होगी, 2 होगी, 1 होगी, 5 आई ना? 5 आई ना? 5 आई कि नहीं? आ गई ना? तो यहाँ हमें क्या भाव भाषणा हो रही है? क्या यहाँ सिद्धांत निकल के आया कि द्विरूप वर्ग धारा में जिस संख्या का जो स्थान होगा वही स्थान उसकी काउंट करेंगे उस स्थान को, तो वह स्थान उस संख्या की वर्ग शलाका होगी। ठीक है, बिल्कुल पकड़ में आ गई बात सबको? हाँ बोलिए। जैसे आपने बताया 4 चौक 16 का 2 हो गया, दूसरा स्थान हो गया ये, तो इसकी वर्ग शलाका भी दूसरी हो गई। और 16 को हमने 16 से गुना करा तो 256 हो गया, ये इसका तीसरा स्थान हो गया, तो ये तीसरी वर्ग शलाका हो गई। और फिर हमने 65 पनठी को हमने पनठी से गुना करा, ये तो इसकी 5वां स्थान हो गया, तो ये 5 वो चौथा स्थान हो गया, तो ये चौथी वर्ग शलाका हो गई। फिर हमने बादल को बादल से गुना करा तो हमारी 5वीं वर्ग शलाका होगी, 5 आ गया है ना। और फिर हम बादल से गुना करके इकट्ठी हो गया, छठा हमारा वर्ग शलाका। आज आप लोगों को याद हो जाए इसके लिए इस पेज को आप लोग कॉपी में लिखेंगे। जो पेज सामने है ना, स्थान संख्या कैसे आई, अन्य रूप, ये वाला जो पेज है, पेज को आप बंद कर देंगे
आप द्विरूप वर्ग धारा के इतने स्थान अपनी कॉपी में लिखेंगे। स्थान के तो आपको वर्गशलाका भी समझ में आ जाएगी और याद भी हो जाएगा। ये बिल्कुल ये पेज तो याद हो ही जाएगा, थोड़ा सा कॉपी में लिखने की चेष्टा करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या संबंध स्थापित किया कि द्विरूप वर्ग धारा में, द्विरूप वर्ग धारा अपने को बोलना होगा, द्विरूप वर्ग धारा में विवक्षित राशि का जो स्थान है वही उस राशि की वर्गशलाका है। ठीक है, द्विरूप वर्ग धारा में जिस विवक्षित राशि का जो स्थान है वो स्थान ही उसकी वर्गशलाका है, उस राशि की वर्गशलाका है। आप पेज किसका 14 धाराएं वाला का बोल रहे हैं क्या? हाँ, 14 धाराएं का पेज है। हाँ ठीक, असल में मैं इसमें खोल रखी हूँ ना लैपटॉप में, तो मैं पेज नंबर नहीं बता पा रही हूँ, मैंने बुक नहीं ठीक है, वो निकाली। मैं निकाल लेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई सबको? किसी को भी नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछें। विवक्षित राशि को आधा बोलते हैं ना भाभी? हाँ विवक्षित राशि को आधा बोलते हैं ना? हाँ, विवक्षित राशि जो आपने बोली है, विवक्षित राशि को अर्ध बोलते हैं ना, आधा बोलते हैं ना? नहीं, विवक्षित राशि तो जो राशि हम लेंगे उसकी जो बात है। राशि है हमारी, ये सर, बंद कर दीजिए। विवक्षित राशि जैसे 4 लिए तो वो मतलब विवक्षित माने जिस राशि की हम विवक्षा कर रहे हैं, हम अभी 4 की संख्या से बोल रहे हैं तो 4 विवक्षित राशि हो जाएगी। अगर हम 16 लेकर के बोल रहे हैं तो उस समय 16 राशि विवक्षित माने जिस समय हम जिस राशि की विवक्षा कर रहे हैं, अर्धछेद वगैरह नहीं। विवक्षित मतलब जिस राशि के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस समय जिस राशि के बारे में बात करते हैं उसको विवक्षित राशि कही जाती है। जब हम पनट्ठी की बात करेंगे तो पनट्ठी विवक्षित राशि हो जाएगी। जब हम बादाल की बात करेंगे तो बादाल विवक्षित राशि हो जाएगी। जब हम 16 की बात करेंगे तो 16 विवक्षित राशि हो जाएगी, है ना। तो जिस समय जिस राशि के बारे में बात होती है उसी राशि को विवक्षित राशि कहा जाता है। दीदी इसका मतलब यह हुआ कि श्लाका और स्थान एक ही संख्या होगी। हाँ, हाँ, वर्गशलाका और स्थान एक ही बात। द्विरूप वर्ग धारा में जिस राशि का जो स्थान आता है वो स्थान ही उस राशि का वर्गशलाका होती है। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ूं? हाँ हाँ बढ़िया। अब उसके बाद पेज आ रहा अर्धछेद। हम लोगों ने बढ़िया से समझ लिया है। इस पेज से आगे जाते हैं। विवक्षित राशि का, जैसे अभी उनको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ बीना जी को, क्या कह रहे हैं देखिए, सेंटेंस से समझिए। विवक्षित राशि थोड़ी सी शब्द तो कड़ा है ही है। विवक्षित राशि का जितनी बार आधा आधा होता है, विवक्षित राशि का माने आप जो राशि लीजिए, 500 लीजिए, 250 लीजिए, 100 लीजिए, आप जो भी राशि लें उस राशि को आधा आधा तब तक करते जाइए जब तक आधी आधी होती है, तो कहते हैं ये उसके अर्धछेद होते हैं। आप 4 लीजिए, आप 16 लीजिए, आप 64 लीजिए, जो राशि जिस समय हम लेंगे उस समय वो राशि विवक्षित राशि कहलाती है। चलते यहाँ से आगे। 256 के छेद तक यहाँ बताए हैं। 256 के 8 छेद होते हैं। 256 के 8 छेद, इसकी वर्गशलाका कितनी होगी? वर्गशलाका भी 8 ही होगी। 3 3 होगी। 3 होगी। जब हम इसको द्विरूप वर्ग धारा में चले थे तो इसका स्थान कौन सा था? 4, 16, 256, है ना। पहली संख्या 4 थी, दूसरी 16 थी, तीसरी 256 थी, तो तीसरा स्थान था वहां पर, यानी तीसरा स्थान था और 3 ही वर्गशलाका इसकी हुई। वो पेज आप लोग आज जरूर से कॉपी में लिखेंगे और उसका स्थान कम से कम इकट्ठी तक का स्थान आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। इकट्ठी आप पढ़ के भी देख सकते हैं, मैं आज पढ़ देती हूँ। 1,84,467 कोड़ा कोड़ी, 84,73,70 करोड़, 95,51,616, ये राशि है इकट्ठी की। अब कह रहे हैं, यहाँ हम लोग चले विवक्षित राशि।
विवक्षित राशि की 2 की घात है उतने छेद उस राशि के होते हैं। चलिए 4 के, तो हमने अर्धछेद और शलाका 2 चीज समझी। शलाका को हमने एक तरह से एक तो शलाका हमने क्या समझा, अर्धछेद को छेद करते जाओ, आधा आधा करते जाओ ना। सामान्य से हमने पहले क्या समझा था कि किसी भी विवक्षित राशि का अर्धछेद निकाल लो, अर्धछेद के बाद में उस अर्धछेद का भी आधा आधा करते जाओ तो वो शलाका निकल जाएगी। आज हमने उसी वर्ग शलाका को कैसे समझा कि द्विरूप वर्ग धारा में जो राशि जिस स्थान पर आती है वह स्थान ही उस राशि की वर्ग शलाका होगा। इस तरह से हमने दो तरह से वर्ग शलाका सीखी। अब रह गया अर्धछेद। अर्धछेद को भी हम 2 तरह से समझे। पहली तो बात है कि जो विवक्षित राशि आप उसका 2-2 से भाग देते जाइए, जितनी बार भाग लगे वो काउंट कर लेंगे तो वो उसके अर्धछेद हो जाएंगे। ये तो हमने समझा। दूसरी तरह से हमने क्या समझा कि किसी भी राशि का 2 पर पावर दे दीजिए, जितने पावर 2 का घात करके 2 पर घात लगा दीजिए, घात की संख्या जितनी आएगी वही उस राशि का अर्धछेद होगा। ये दोनों ही चीज हम लोगों ने 2 तरह से समझी है। किसी को कहीं कुछ भी परेशानी हो रही है तो पूछ सकते हैं। दोनों चीज को 2 तरह से हमने समझा, निकालना, वर्ग शलाका को भी और अर्धछेद को भी। चले आगे। लॉग को हमने समझा था, log 2 अर्धछेद 256 के अर्धछेद 8। इस तरह से log 2 जब वर्ग शलाका आएगा तो log 2 का log 2 कर देंगे, यानी छेद का छेद। ये छेद हुआ केवल, वो छेद का छेद, log 2 का log 2 आगे आएगा, वो वर्ग शलाका। कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। मैं चल तो बहुत धीरे रही हूँ, फिर भी कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं। अब हम लोग आ गए वर्ग शलाका में। वर्ग शलाका वाला पेज निकालेंगे। 2 के वर्ग से लगाकर जितनी बार वर्ग करने पर विवक्षित राशि उत्पन्न होती है उतनी उस राशि की वर्ग शलाका होती है। जैसे 4 की वर्ग शलाका 1, क्योंकि 2 को 2 से 2 गुना 2 माने कितनी बार गुना किया गया, तो 1 बार गुना किया गया। तो कहते हैं कि 2 का वर्ग कितनी बार किया गया, तो 1 बार किया गया है वर्ग। तो कहते हैं वो 1 बार जो है वो उसकी वर्ग शलाका हुई। 16 की वर्ग शलाका 2, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 चौका 16 है। नाश्ता कर लिए, नाश्ता कर लिए, नाश्ता कर लिए क्या? 256 की वर्ग शलाका 3, क्योंकि 2 दूना 4, 4 गुना 4, 16 गुना 16। यानी जितनी बार किसी राशि को गुना करने से वो राशि आती है, द्विरूप वर्गधारा के गुना करने से, उतनी उसकी वर्ग शलाका होती है। वही चीज हो गया, स्थान हो गया। पहला स्थान 4, दूसरा स्थान 16, तीसरा स्थान 256। पेज नंबर फिर आगे, वर्ग शलाका। जिस राशि के छेद निकाले हैं उसी की वर्ग शलाका निकालने के लिए उस राशि के छेद निकालना। हम लोग समझ चुके हैं इस चीज को। जितने छेद होंगे उतनी ही मूल राशि की वर्ग शलाका होगी। मूल राशि के छेद, मूल राशि की शलाका जैसे वर्ग शलाका, जैसे 4 के छेद 2, 2 के छेद 1, 4 संख्या की वर्ग शलाका 1, 256 के छेद 8, 8 के छेद 3, 256 संख्या की वर्ग शलाका 3, 65,536 पन्नठी, पन्नठी के छेद 16, 16 के छेद 4, पन्नठी की वर्ग शलाका 4। इस तरह से यहाँ वर्ग शलाका हम लोग समझ चुके हैं। गणित सूत्र से विवक्षित राशि log 2 का log 2 निकालने पर उस राशि की वर्ग शलाका होती है। 4 की वर्ग शलाका log 2 का log 2 निकाले, log 2 का log 2 निकालने से 1 आया। इस तरह से यहाँ पर log से बता रहे हैं। log को बहुत अच्छी तरह से मैं नहीं बता पाऊंगी, बस इतना ही मुझे समझ में आया है जो मैं आप लोग को बता पा रही हूँ। अब आ गया द्विरूप वर्ग धारा की वर्ग शलाका और छेद के स्थान। ये हम लोग अभी पहले कर चुके हैं, अभी किया हम लोगों ने। 4, 16, 256 पन्नठी, बादाल इकट्ठी, इसके स्थान हमने देखे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये स्थान ही इसकी वर्ग शलाका कहलाएंगे। और 2 पर जितनी घात बैठ रहा है, 4
4 जब है, 4 में 2 का घात 2 तो अर्धछेद 2, 16 में 2 का घात 4 तो अर्धछेद 4। इसलिए अर्धछेद जो उसके 2 के ऊपर जो घात रहेगा वो अर्धछेद हो जाएगा। अब हम लोग आ गए कि द्विरूप वर्गधारा के सभी स्थान कितने हैं, कहाँ तक, केवल ज्ञान तक। लेकिन अभी हमको कौन से स्थान बताएंगे, क्योंकि हमारे लिए तो जघन्य परित असंख्यात सबसे पहला स्थान है असंख्यात का, वहां बताएंगे। तो द्विरूप वर्गधारा में कह रहे हैं पहला स्थान 4 है, पेज निकाल रहे होंगे आप लोग। द्विरूप वर्गधारा के सर्व स्थान करके जो पेज है वो पेज निकालेंगे। पहली संख्या 4 द्विरूप वर्गधारा की हम लोग जान रहे हैं, 16, 256, पनट्ठी, बादाल और इकट्ठी। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, अभी तक क्या भावभासना हुई कि जो द्विरूप वर्गधारा की संख्या है वो एक स्थान जाने पर ही, मात्र एक स्थान जाती है तो पनट्ठी हो गई, एक स्थान और गई तो बादाल हो गई, एक स्थान और गई तो इकट्ठी हो गई। ध्यान दीजिएगा, स्थान को बार बार बोल रहे, स्थान का यहाँ पर महत्व है। सिर्फ एक स्थान जाने पर संख्या कितनी बड़ी होती जा रही है। जैसे जैसे संख्या आगे निकलेगी उसका एक्सपायर होने से हम सभी समझ सकते हैं कि वो संख्या कितनी बड़ी होती जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि जघन्य परित संख्यात की वर्ग शलाका कहाँ आएगी, यानी जघन्य परित संख्यात की वर्ग शलाका का मतलब जघन्य परित संख्यात का स्थान कौन सा आएगा, कहाँ पर जाकर के वो जघन्य परित संख्यात आएगा। स्थान जघन्य परित संख्यात की संख्या यहाँ नहीं आएगी, जघन्य परित, जैसे मान लीजिए 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों का सबका नंबर आया है, तो 10 जो नंबर आया है तो नंबर किसी का कितना, किसी का कितना, किसी का कितना, लेकिन 10वें बच्चे का जो नंबर था वो 4 लड़के के बाद उसके नंबर आए हैं, तो उसके नंबर के स्थान कौन से हो गए, 5। वास्तव में वो लड़का तो है 10वें, जब अल्फाबेटिकल हम नाम देख रहे हैं तो 10वां नंबर है उसके नाम का, लेकिन वो कहाँ गया, आया है वो कहाँ पर खड़ा है, वो 5वें स्थान पर उसका नंबर आ गया। तो उसी तरह से जघन परित असंख्यात की वर्ग शलाका का मतलब ये नहीं समझ लेंगे कि वो राशि आ गई, वो राशि किस स्थान पर आएगी ये यहाँ पर केवल बताया जा रहा है। वहां राशि आ गई नहीं बताया जा रहा, राशि का स्थान बताया। जैसे 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 का स्थान दूसरा है, तो वो दूसरा स्थान है, राशि तो कौन सी है, 16। समझिएगा, स्थान तो दूसरा है, राशि कौन सी है, 16। स्थान तीसरा है, राशि कौन सी है, 256। तो स्थान और राशि को एक नहीं समझेंगे हम लोग। हम लोगों ने अभी देखा पन्नट्ठी का स्थान चौथा, और स्थान तो चौथा पर संख्या कितनी बड़ी, पन्नट्ठी। स्थान 5वां, संख्या कितनी बड़ी, बादाल। तो स्थान को संख्या नहीं समझ लेंगे, ये भूल नहीं हो जाए हम लोग से, तो फिर तो संख्या बहुत छोटी हो जाएगी। तो यहाँ हम आचार्य क्या करें, द्विरूप वर्गधारा का सब स्थान बता रहे हैं। तो कहते हैं इकट्ठी के बाद संख्यात स्थान जाएंगे। संख्यात स्थान कैसे जाएंगे, हम किस रूप होकर के जाएंगे, कैसे करते करते जाएंगे, इकट्ठी को इकट्ठी से गुना करने पर, इकट्ठी से इकट्ठी को गुना करे तो एक बार हुआ, फिर उसको संख्यात, फिर उसको उससे गुणा करेंगे, जो राशि आई उसको फिर उससे गुणा करेंगे, फिर वो राशि आई उसको उससे गुणा करेंगे। हाँ, तो कह रहे इस तरह से आप करते चले जाइए, करते चले जाइए, कहाँ तक करते चलिए, बोले संख्यात बार करते चले जाइए। अब यहाँ पर ये संख्यात न तो उत्कृष्ट है न जघन्य है, क्योंकि अगर उत्कृष्ट होता तो आचार्य डिफाइन कर देते उत्कृष्ट, जघन्य होता तो जघन्य भी लिख देते। संख्यात, चूंकि ये सारी संख्याएं असंख्यात में जाने वाली है, इनका कोई प्रॉपर स्थान तो कोई बता ही नहीं सकते हैं, केवल ज्ञान में दिखता होगा, अपने लोग तो जान ही नहीं सकते हैं। केवल ज्ञान में भी असंख्यात ही दिखता है, वहां पर भी वो स्थान नहीं दिखता है, असंख्यात ही दिखता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि इकट्ठी को असंख्यात स्थान जाने पर, किस तरह से जाने पर, द्विरूप वर्गधारा रूप से जाने पर। ऐसा नहीं इकट्ठी का जो स्थान था, मान लीजिए लास्ट में 616 है तो दूसरा स्थान 617 कर दिए, तीसरा स्थान
618 कर दिया, ऐसा नहीं, उसका वर्ग करते हुए। बहुत अच्छा आप लोगों ने समझा, बहुत अच्छा लगा। तो उसको वर्ग करते, वर्ग करके आई, फिर उसका वर्ग किया, फिर वर्ग किया। हम भाव भासना कर सकते हैं कि एक स्थान जाने पर पनट्ठी से बादाल हो जा रही है, बादाल से इकट्ठी हो जा रही है, तो आगे एक एक स्थान जाने पर संख्या कितनी बड़ी हो रही होगी। हमें यहाँ पर यही भाव भासना करनी है। करते करते जाने पर क्या आएगा, तो कहते हैं जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका आएगी। क्या मतलब हुआ इसका? होगा, जैसे ये छठा स्थान हुआ वो आगे वाला सातवां स्थान होगा। मध्यम मध्यम हुआ ना, मध्यम हुआ ना, ये वो सब नहीं पूछ रहे हैं, मध्यम संख्यात हुआ ना जघन्य ये। वो नहीं पूछ लिया। युक्त परित संख्यात होएगा। अरे हम संख्या से पूछ रहे हैं आप लोग को, मध्यम पूछ रहे हैं, मध्यम मध्यम बताने में संख्यात कहाँ से हुआ। सक्षम हो गए? संख्या हम लोग कहाँ से बता पाएंगे? हम ये पूछना चाह रहे हैं जघन्य परित संख्यात की वर्ग शलाका, इससे क्या समझे? अभी तो आप लोगों को इतना समझाया, संख्या स्थान इतने स्थान बीतने पर, वर्ग शलाका जितने स्थान बीतने पर। नहीं नहीं, 99 तक जो मध्यम संख्या था वहां तक जाएंगे, 99 तक, 2-3 से जो 99 तक था मेरे ख्याल में वहां तक जाएंगे। एक मिनट, एक तो सबका उत्तर गलत है। जघन्य परित संख्यात का स्थान मिलेगा वर्ग शलाका में, जघन्य परित संख्यात का स्थान मिलेगा, संख्यात का स्थान मिलेगा। आप लोगों को भी तो समझाया मैंने कि वर्ग शलाका मतलब स्थान। अभी उदाहरण से समझाया कि भाई 4 है तो उसका स्थान पहला है, संख्या तो 16 है, स्थान दूसरा है। वर्ग शलाका मतलब स्थान, अभी समझाया ना। तो यहाँ पर क्या आएगा कि ये आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि जघन्य परित संख्यात की वर्ग शलाका आएगी, यानी यहाँ पर जघन्य परित संख्यात का स्थान आएगा, वो संख्या नहीं आएगी। अच्छा, जैसे 256 का स्थान कौन सा है? तीसरा, वो संख्या तो 256 है, 3 थोड़ी है उसका। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब हम संख्यात बार द्विरूप वर्ग धारा करते जाएंगे, वर्ग करते जाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? तो कहते हैं वो जो संख्या हमको मिलेगी यहाँ पर जो द्विरूप वर्ग धारा करते करते मान लीजिए W नाम की संख्या मिली, वो W जघन्य परित संख्यात का स्थान है। यानी वहां पर जघन्य परित असंख्यात वाली संख्या है, वो संख्या नहीं है, वो स्थान है। संख्या क्या है? संख्या तो बहुत बाद में आएगी। जैसे अभी हमने देखा कि 5वां स्थान तो 5वां, और संख्या कौन सी? बादाल, कितनी बड़ी संख्या। तो यहाँ पर संख्या नहीं आई है। यहाँ पर जिस तरह से बादाल का स्थान 5 था, उसी तरह से जघन्य परित संख्यात का स्थान आया है, वर्ग शलाका आई है। पकड़ में आया कि नहीं आप लोग को? हाँ, मतलब संख्यात स्थान जाएंगे तब वर्ग शलाका आएगी। वर्ग शलाका आएगी, तो वर्ग शलाका मतलब वो संख्या नहीं आ गई, दुगना करते करते स्थान आएगा। हाँ, दूना नहीं, स्क्वायर वर्ग करते हुए आएगा, मतलब जितनी बार आएगा वो करते हुए, जितनी बार आ जाएगा वो स्थान होगा, है दीदी? तो ये स्थान होगा केवल, ये संख्या नहीं है। ये भावभास में रखेंगे, वर्ग शलाका है यानी स्थान है। वर्ग शलाका मतलब मूल राशि जो विवक्षित जघन्य परित संख्यात है, उसके अर्धछेद के अर्धछेद, दूसरी भाषा में हम क्या कहेंगे? जघन्य परित संख्यात के अर्धछेद के छेद। ठीक है ना? क्योंकि हमने क्या समझा था, किसी भी राशि का अर्धछेद उसका आधा हो गया, और अर्धछेद का फिर छेद करो तो वर्ग शलाका हुई। तो यहाँ पर जघन्य परित संख्यात की वर्ग शलाका का दूसरी तरह से अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे? जघन्य परित संख्यात के अर्धछेद के छेद, जघन्य परित संख्यात के अर्धछेद के छेद। ठीक बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ? ठीक है।
क्योंकि हमने जाना है विवक्षित राशि का अर्धछेद, उस राशि को आधा आधा अर्धछेद माने आधा आधा छेदन करते जाओ, जितनी बार छेदन हो उतनी उसकी अर्धछेद होते हैं। फिर हमने शलाका को क्या समझा था कि जितनी बार अर्धछेद हुआ, मान लीजिए 5 बार 6 बार अर्धछेद हुआ, 8 बार अर्धछेद हुआ, तो उसको फिर कहते हैं 2 से डिवाइडेड, जितने बार अर्धछेद हो उसके, जितने बार छेद हो अर्धछेद हो वो उसकी वर्ग शलाका हो जाएगी, ये हमने समझा था। तो यहाँ पर एक शब्द तो ये आया कि जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका, यानी जघन्य परित असंख्यात का स्थान। एक चीज तो ये निकला कि जघन्य परित असंख्यात का स्थान आया है, स्थान आया है। फिर मैं कह रही हूँ संख्या नहीं आई है। जैसे 5वां स्थान पन्नठी का था, 5वां स्थान आया है, पन्नठी नहीं आई है। 5 से पन्नठी तो बहुत बड़ी है ना, 65,536 है वो, और स्थान तो 5 ही है। तो स्थान इज इक्वल टू संख्या नहीं, स्थान मतलब वो आ कहाँ पर रही है। जब हम द्विरूप से वर्ग धारा में उसको वर्ग वर्ग करते जा रहे हैं तो भाई वो संख्या कहाँ पर आ रही है, कितनी दूर जाने पर वो संख्या आ रही है, कौन सी, जघन्य परित असंख्यात। हमें ये तो बताइए कि वो संख्या कहाँ पर आ रही है। तो आचार्य कहे कि द्विरूप वर्ग धारा करते 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 आप जब इकट्ठी से भी संख्यात स्थान आगे जाएंगे, यानी द्विरूप वर्ग धारा करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, कितनी बार, संख्यात बार, असंख्यात बार नहीं, संख्यात बार। तो एक स्थान ऐसा आएगा जो संख्या जघन्य परित असंख्यात का स्थान होगा। स्थान और संख्या में अंतर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? कर पा रहे हैं। स्थान तो छोटा है और संख्या बहुत बड़ी हो गई। स्थान तो स्थान छोटा हो गया, कम हो गया, और संख्या बहुत बड़ी हो गई। तो कह रहे जघन्य परित असंख्यात की, देखिए ये जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका जो आई है, क्या यही अंतिम अनवस्था कुंड की सरसों का प्रमाण है क्या? नहीं, जो नहीं, सभी कोई अपने को अनम्यूट करके बोलेंगे, कोई भी जब प्रश्न पूछा जाए सभी बोलेंगे तो आपके अंदर भाव भासना होगी, केवल सुनने से नहीं होगी। जिनको आता है जरूर बोलें, जिनको नहीं आता वो समझें, वापस प्रश्न करें, वापस समझाया जाएगा। मेरा प्रश्न यह है, जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका में जो संख्या आई है, जब हमने 4 कुंड बनाए थे, सिखाऊ तक 4 कुंड भर लिए थे, उस समय अनवस्था कुंड की जो सरसों थी, क्या वह जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका प्रमाण थी क्या? हाँ दीदी वही थी, वही थी। और ये सेम वह संख्या नहीं थी। नहीं, अंतिम नहीं अवस्था थी। कुंड के सरसों जहाँ खत्म हो जाएंगे वो जघन्य परित संख्या की संख्या आएगी। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर हाँ और ना में चाहिए। जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका इज इक्वल टू अंतिम अनवस्था कुंड की सरसों प्रमाण? नहीं 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 आएगी। वही थे दीदी, नहीं आएगी। उसकी भी तो सब कोई नहीं नहीं बोल रहे हैं, कोई एक जन हाँ भी बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ मेरे को ये हाँ लगता है दीदी। नहीं हाँ कैसे? तो मंजू जी, ये तो जघन्य परित असंख्यात का स्थान आया, अभी मैंने कितना देर समझाया। ये तो जघन्य परित असंख्यात का स्थान आया है, और स्थान तो बहुत पहले आ जाता है। जैसे हमने पन्नठी का स्थान देखा, तीसरा था, चौथा था, और पन्नठी कितनी बड़ी थी। तो स्थान को हम पन्नठी थोड़ी कह देंगे, स्थान तो 4 है, पन्नठी तो 65,536 है। नहीं, उसकी जो संख्या है वो संख्या है वो है। असंख्यात जघन्य परित असंख्यात वर्ग शलाका जो आएगी, उसका प्रमाण मैंने पूछा अंतिम अनवस्था कुंड के सरसों के प्रमाण है क्या, ये मैंने पूछा। नहीं है, कैसे होगा? जघन अंतिम अनवस्था कुंड की सरसों का प्रमाण कितना है? क्या युक्त संख्यात से 1 कम करेंगे। अरे युक्त संख्यात कहाँ से ले आते हैं भाई?
जो एक चीज कम चल करेंगे तब आएगा ना जगन परिता संख्यात लास्ट। जब अंतिम अनवस्था कुंड भरेगा अब यहाँ पर लास्ट लास्ट और मध्यम तो पूछा ही नहीं जा रहा। अनवस्था कुंड तो यार शुरू में आएगा ना, बीच में आप कहाँ चले गए। मेरा प्रश्न यह है कि जघन परित असंख्यात की संख्या कहाँ पर आती है? दीदी अंतिम अनवस्था कुंड की जो सरसों का प्रमाण है वही तो जघन्य परित असंख्यात है। तो जघन परित असंख्यात है। और यहाँ पर ये सेंटेंस आप मंजू जी इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहे हो? तो वो प्रमाण है। तो यहाँ पर ये क्या करें, जघन परित असंख्यात की वर्ग शलाका करें। जघन परित असंख्यात तो लिख के छोड़ नहीं दिए, उतना लिख के छोड़ देते तो आप कहते कि अंतिम अनवस्था कुंड की सरसों जघन परित असंख्यात। अंतिम अनवस्था कुंड की सरसों बराबर क्या है? जघन परित असंख्यात ही तो है ना वो। तो यहाँ तो इन्होंने और क्या लगा दिया आगे कि वर्ग शलाका, इसलिए सबने उत्तर सही दिया, केवल आपका उत्तर गलत था। अब देखिए ये क्या करें दीदी, अभी भी जैसे जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका हुई तो वर्ग शलाका करेंगे तो जो संख्या आएगी वो ही आएगी ना, असंख्यात ही आएगी ना। क्या आएगी वो हमको यहाँ पर नहीं करना है। हम यहाँ पर दूसरी चीज समझना, यहाँ पर हम ये नहीं समझना चाह रहे कि क्या आएगी, क्या इससे नहीं मतलब है। हम द्विरूप वर्गधारा करते करते हमने यहाँ पर हमको ये समझना है कि जब हम किसी संख्या को द्विरूप वर्गधारा में लाते हैं तो वो पहले से बहुत बड़ी होती जाती है, बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी। अब यहाँ पर हम जघन परित असंख्यात हमने समझा अनवस्था कुंड के द्वारा, वो जघन्य परित असंख्यात यहाँ पर दूसरे फॉर्म में समझा रहे हैं, भाव भाषण करा रहे हैं कि वो कहाँ पर है। समझाते हुए उन्होंने कहा द्विरूप वर्गधारा को आप मल्टीप्लाई करते जाइए करते जाइए करते जाइए, किसके बाद? इकट्ठी के बाद में। इकट्ठी तक तो द्विरूप वर्गधारा हम लोग बता ही दिया आचार्य, उसके बाद अब बताने की क्षमता नहीं है। तो कहते हैं संख्यात बार अब द्विरूप वर्गधारा में करते करते बाद में एक ऐसी कोई संख्या आएगी जो जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका होगी। कोई एक ऐसी संख्या आएगी जो अभी क्या होगी? वर्ग शलाका होगी, यानी वो स्थान होगा। इसका जघन्य परित असंख्यात का स्थान आएगा। अभी संख्या तो बहुत दूर है, जैसे 256 का स्थान 3। अब 256 का स्थान 3 और 256, इसके बीच में कितना अंतर है? जैसे 256 की वर्ग शलाका का स्थान 3 और संख्या 256। अब 3 से आप 256 तक काउंट करिए, तब जाकर के आपको 256 आएगा। तो उसी तरह ये स्थान आया है वर्ग शलाका। अब उस वर्ग शलाका से आप काउंट करते रहिए काउंट करते रहिए करते रहिए, कहाँ तक करेंगे? जघन परित असंख्यात तक, तब वो संख्या आएगी। ये तो अभी बहुत छोटी सी चीज आई है, अर्धछेद के छेद आए हैं। यहाँ वर्ग शलाका हमने समझा है, विवक्षित राशि के अर्धछेद के छेद, ये तो बहुत बहुत ही छोटी राशि आई है। तो कह रहे हैं इकट्ठी के बाद में संख्यात स्थान आप चाहिए, कैसे जाना संख्यात स्थान? द्विरूप वर्गधारा के रूप में जाना है, एक एक बढ़ाते हुए नहीं जाना है। दीदी एक बात और पूछनी है, जैसे अपन बोलते हैं पन्नठी का स्थान 4 है, श्लाका 4 आई है, पन्नठी श्लाका 4 स्थान पे, मतलब 4 श्लाका पन्नठी, मतलब पन्नठी का श्लाका नंबर 4 हुआ है ना, पन्नठी के पर संख्या बोलने की भाषा में गलत हो रहा। पन्नठी का जब हम द्विरूप वर्गधारा में देखते हैं स्थान कौन सा है, तो हमने देखा चौथा स्थान है, ठीक है। हाँ, द्विरूप वर्गधारा में ये बोल रही थी कि जघन्य परित आपकी बात, मेरी सुन लो, आप मेरी सुन लो, थोड़ा सा आप गलत बोल रहे हो। कोई आपसे पूछे भाई पन्नठी द्विरूप वर्गधारा में आता है क्या, पहला प्रश्न, तो आप कहेंगे हाँ भाई आता तो है। फिर आपसे कोई पूछेगा कब आता है वो, कब कैसे कैसे करने से आता है, तो आप कहेंगे द्विरूप वर्गधारा जब हम करते चले जाते हैं, तो चौथी बार जब हम करते हैं गुना, तो वो संख्या चौथी बार जब हम वर्ग कर, तीसरी बार मतलब 256 का वर्ग 256 जब हम करते हैं तो पन्नठी आता है, यानी चौथी संख्या। तो हम उसका कहे भाई चौथी बार में पन्नठी आती है, तो चौथी बार में पन्नठी आई, लेकिन तो ये स्थान हुआ द्विरूप वर्गधारा में पन्नठी का स्थान 4 हुआ। हमने इसको आपको विशेष भाव भाषा ये कर रही, एक ही चीज कर लीजिए ना, या तो रेडियो सुन लीजिए, बंद कर लीजिए, या तो रेडियो सुन लीजिए और या क्लास कर लीजिए।
कितना गला फाड़ के बोल रही हूँ और आप लोग को थोड़ा सा भी नहीं होता कि हम लोग अपने को बंद रखें। मैं बार बार बंद करूंगी तो मैं विषय से घसक जाऊंगी। अभी इतना समझाने पर गलत हम लोग बोल जाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं, सब्जेक्ट बहुत कड़ा है तो थोड़ा सा तो ध्यान रखिए ना प्लीज। तो यहाँ पर स्थान चौथा 65,536 का स्थान चौथा आया किसमें? द्विरूप वर्ग धारा में। लेकिन संख्या तो बहुत बड़ी है। इससे क्या पता चलता है कि 256 से 65,536 के बीच की कोई भी संख्या द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आएगी। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज आप क्या पूछना चाह रहे थे अभी? ये जो हमने कहा कि जो स्थान है वही वर्ग शलाका है, ये तो संबंध हमने स्थापित करके बताया आपको कि वर्ग शलाका वही है, क्योंकि हमने देखा कि 256 का अर्ध छेद के छेद निकाले हैं तो 3 आया। तो हमको समझ में आ गया कि भाई तो स्थान भी उसका तीसरा है और अर्ध छेद के छेद जब हमने वर्ग शलाका निकाली तो वो भी 3 आया। तो इससे ये भावभासना हुई कि जिस संख्या का विवक्षित राशि का जो स्थान है वही उस विवक्षित राशि की वर्ग शलाका है। अब आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं? कोई प्रश्न है किन्हीं का? अर्धच्छेद बता दीजिए। अर्धच्छेद इसका ऐसे तो होगा ना, जैसे 2 का, जैसे 64 का 32 हो गया, 32 का 16 का 8 हो गया। इसको अंदर से चलाना तो बड़ी आएगी। तो बाल हो रहा है सारा पूरा अंदर। वर्ग शलाकर मतलब वर्ग शलाका राशि का स्थान कौन सा हुआ? जैसे कुछ उदाहरण से मतलब समझा सकते हैं क्या? तो कितना तो उदाहरण आया अभी। हाँ, इससे ज्यादा उदाहरण कहाँ से आएगा? इससे ज्यादा उदाहरण तो आचार्य नहीं, ने जैसे दिए। आपने 256 का तीसरा स्थान बताया, तो इसका हम जैसे 8 समझे कि 9 समझे कि 10 समझे कि 20 समझे, इस तरह मेरा कहने का मतलब है। क्या 8, 9, 20 नहीं समझी मैं? क्या वर्ग शलाका हम उसकी कितनी समझे? अरे संख्या के स्थान आगे जाने पर उसकी हम कितनी वर्ग शलाका समझे? इसकी जो ले लेंगे दूध। रेडमी कौन है? प्लीज म्यूट। मैं डालू फिर दूध खाली करूँ। बहुत लोगों की आवाज आ रही है, समय भी हो चला है। बहुत लोगों की आवाज आ रही है, बहुत लोगों। हमने एक ये चीज आप लोगों को बताई। सबसे पहली बात, कुछ भी पूछने के पहले उस शब्द को देखा करिए। द्विरूप वर्ग धारा में आनी चाहिए वो संख्या, पहली बात। अब द्विरूप वर्ग धारा में वो जहां पर मल्टीप्लाई करते हुए आती है, जो स्थान उसका आता है, जैसे 4 का स्थान पहला था, 16 का स्थान दूसरा था, तो 4 की वर्ग शलाका 1 हो गई, 16 की वर्ग शलाका 2 हो गई। 256 कब आया? तीसरी बार मल्टीप्लाई करने से, तो उसकी वर्ग शलाका तीसरी से 3 हो गई। दीदी कौन हमको ना बहुत ज्यादा क्लास समाप्त कर रहे हैं। लोगों को समझना है नहीं और दूसरे को भी डिस्टर्ब करना है ना, ऐसे थोड़ी चलता है। देखिए क्या आवाज आ रही, बोलिए। दवाई नहीं लो तो दवाई तो चली गई थी शरीर। रेडमी जी कौन है भाई? आप दवाई पानी सब घर में लीजिए ना, तो जूम पर क्यों लेती हैं? आप लोग समझ सकते हैं कि मुझे कितनी परेशानी हो रही है क्लास लेते हुए। मैं एक दिन भी इनको नाश्ता नहीं करा पाती हूँ, एक दिन भी नहीं करा पाती हूँ। और आप लोग को कोई भावे नहीं है। दवाई भी जूम पर ही लेंगे, टीवी भी जूम पर ही चलाएंगे, रेडियो भी जूम पर ही चलाएंगे। नहीं समझ में आ रहा ना, क्योंकि फोकट का मिल रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि सामने वाले को कितनी परेशानी हो रही है। बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं आप लोग कि गले में कितनी परेशानी हो रही है, समय की कितनी परेशानी। मेरे भी तो गृहस्थी है ना, मैं कोई माताजी तो हूँ नहीं। सुबह से उठ के जल्दी जल्दी करके नाश्ता टाल करके आ जाते हैं। कब खाते हैं? ठंडा बासी खाते हैं। चलो भाई ठीक है, श्रुत का काम अच्छा लगता करने में। आप लोग सहयोग करते ही नहीं है। कितना डिस्टर्ब करते हैं, कितना डिस्टर्ब करते हैं।
राम जी की वाइफ सीता थी, सीता को 2 बेटे थे। हम ये नहीं पढ़ा रहे हैं कि आप डिस्टर्ब करेंगे, फिर भी मैं पढ़ा दूंगी। मेरे भी दिमाग से चीज निकल जाती है, मेरे भी याद नहीं रहती सारी चीजें। मुझे भी बहुत बहुत अभी क्लास शुरू करने के पहले तक मैं चीजों को पढ़ रही थी। मैं भी तो आप में से एक ही हूँ ना, कोई ये तो है नहीं कि मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है। सहयोग करिए कम से कम, फिर सबको म्यूट कर देंगे तो फिर आप लोग प्रश्न पूछने से रह जाएंगे। कोई कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, पूछिए, क्या हाँ पूछना दीदी, चाहते हैं? एक मिनट में पूछूं। हाँ पूछिए। आपने जैसे इकट्ठी को इकट्ठी से गुना किया हम लोगों ने और वर्ग ठीक है। किया, है ना, तो कितनी बार ऐसा गुना किया कि जो हम उसकी वर्ग शलाका कहें कि इतनी बार ये वर्ग शलाका है? अब हमको ये बताइए, कौन पूछ रहे हैं? मैं निशा जैन दिल्ली से। आप हमको ये बताइए, जब आचार्य ने नहीं लिखा कि कितनी बार गुना करें, मैं कैसे बोलूं? नहीं, ये बात तो ठीक है दीदी, फिर हम उसका स्थान मतलब किस तरह लिखेंगे कि कौन सा नहीं स्थान तो है? बोला, उसका स्थान आप लिख ही नहीं दीदी वही सकते। प्रश्न मैंने भी पूछा था, सॉरी। असंख्यात का कोई स्थान हम लिख सकते हैं क्या? जब ठीक है, असंख्यात बार लिखना है। एक मिनट अब पूरा सुन लीजिए, मैं आपकी बात समझ गई, आपकी जिज्ञासा समझ गई। हमने पहले ही आपको यहाँ पर कहा कि इकट्ठी को इकट्ठी से गुना करने पर, अब इन्होंने क्या लिख दिया? बुक आपके सामने या तो नहीं है, अगर है तो उसमें लिखा हुआ संख्यात स्थान जाने पर। तो जब हाँ, आचार्य लिखने की क्षमता नहीं कर सके, साहस नहीं कर सके, तो मैं कैसे साहस करूं कि कितने स्थान जाने पर? ठीक है, संख्यात ठीक, मतलब ठीक। संख्यात, असंख्यात नहीं। बस इतना ही हमको समझना है कि असंख्यात बार नहीं, संख्यात बार, बस ठीक है, इतना ही लिखा है हमको। संख्यात। हाँ, हाँ, लिखा है और जो संख्यात। जघन परित असंख्यात की वर्ग शलाका, ये अभी असंख्यात नहीं आएगा। अच्छा बोलिए, तो एक प्रश्न आप लोगों से, जघन परित असंख्यात की वर्ग शलाका असंख्यात में आएगी कि संख्यात में आएगी, और आएगी तो क्यों आएगी? संख्यात में आएगी, संख्यात में सबसे आएगी, छोटी जाएगी। वर्ग शलाका कम करते जाएंगे उसको। जब संख्यात में आएगी, क्योंकि संख्या क्योंकि संख्या संख्या काफी कम वर्ग शलाका की जब क्योंकि जगन परित असंख्यात तक अभी संख्या आई नहीं है ना, संख्यात में आएगी, क्योंकि अभी वर्ग शलाका है वो सबसे कम होती है, जो अभी जगत परित असंख्यात की संख्या आई नहीं है अभी, इसलिए संख्या की होगी। अभी तो जघन परित असंख्यात मतलब संख्या जघन परित असंख्यात की, जघन्य की तो परिभाषा अभी चल रही, उसकी वर्ग शलाका चल रही है, और सब असंख्यात कहाँ पर आएगा? जघन्य परित आ जाएगा, तब आएगा। और चूंकि ये वर्ग शलाका बहुत सुंदर, ये संख्यात ही आएगा। कहाँ तक संख्यात आएगा? जब तक जघन्य परित असंख्यात नहीं आ जाएगा, केवल जघन्य परित असंख्यात नहीं आ जाएगा, वहां तक जितनी भी राशि आएगी सब संख्यात ही आएगी। बहुत सुंदर उत्तर। जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका आई, हम लोगों ने समझा। ये जघन्य परित असंख्यात को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जघन्य परित असंख्यात का स्थान। ठीक है, पकड़ में आई बात? हाँ जी। भाभी मेरे को ये पूछना है, जैसे ये अर्ध क्षेत्र बताए, जैसे इसके 64 हो गए इकट्ठी के, तो 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, इस तरह से आएंगे इसके अर्ध क्षेत्र? हमने तो शुरू बार जब अभी बीच में 15 दिन पहले क्लास कही थी, तो सबको मैंने कहा था अर्ध छेद निकालने के लिए। आप स्वयं अर्ध छेद निकालो ना, इकट्ठी का निकालो, कॉपी में कुछ वर्क करोगे तब तो, खाली पूछने से थोड़ी होता है। कहाँ गड़बड़ होती है, ये सब चीज तो प्रैक्टिकल है बीना जी, ये प्रैक्टिकल अभी तक तो है। कम से कम प्रैक्टिकल को तो अपने कॉपी पर करिए आप अपने से, ठीक है, तो सही हो जाता है। प्रैक्टिकल करके देखिए, वो तो लिखा ही हुआ है, मैं क्या बोलूंगी, उसमें तो लिखा ही हुआ है। अब कैसे है ये जानने के लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जैसे हम लोग साइंस पढ़ते थे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसे बनती है, बता देते थे शिक्षक। अब बनती है कि नहीं बनती है, अगर हमको ये भाव भाषा करनी होती थी तो हम लोग जाकर के उसमें जो रूम होता था, याद नहीं आता, वहां जाके हम लोग बनाते थे, बना के देखते थे, तो हम लोग को पूरा हो जाता था कि हाँ जो शिक्षक पढ़ाए हैं वो सही है। तो आचार्य ने तो दे दिया, अब उसका प्रैक्टिकल आप करके देखिए ना। अभी मेरे से हुआ नहीं, मैंने कोशिश तो बहुत करी कई बार। तो करिए कोशिश, करते जब तक नहीं हो, जब तक जोर लगाते रहिए। अच्छा, एक आ जाता है बीच में, अब जाएंगे ना तो संख्या आने के लिए। बीच अब में कहते एक आ हैं जाता वर्ग है। शलाका जब आ गई
जहाँ वर्ग शलाकाई, अब उसके बाद क्या करें कि फिर आप संख्यात स्थान जाते जाइए। संख्यात स्थान जब जाएंगे तो किसका भेद आएगा, उसका छेद आएगा। हमने ये जाना है कि वर्ग शलाका से छेद दूने दूने होते चले जाते हैं। वर्ग शलाका से, जैसे वर्ग शलाका मान लीजिए यहाँ पर 10 आई तो 20 होगा, फिर 40 होगा, फिर 60 होगा। तो कह रहे हैं कितने स्थान आगे जाना है इस तरह से करते हुए, दूना दूना करते हुए। तो कह रहे हैं संख्यात स्थान तक आप आगे जाओ तो क्या आएगा, जघन्य परित असंख्यात के छेद आएंगे। फिर उससे कहते हैं संख्यात स्थान जाने पर क्या आएगा, जघन्य परित असंख्यात का वर्गमूल आएगा। वर्गमूल किसे कहते हैं, 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 4 तो वर्गमूल क्या होता है, संख्या से छोटा होता है उसका। जैसे स्क्वायर दूना हो गया तो मूल निकाले तो बिल्कुल ये हो जाता है, मूल निकालने पर उसका वर्गमूल निकालते हैं तो कभी चौथाई हो जाता है, कभी संख्या के ऊपर है। तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो ये कह रहे हैं जब छेद के बाद सब संख्यात स्थान जब जाएंगे तो क्या आएगा, जघन परित असंख्यात का वर्गमूल आएगा। और फिर उस वर्गमूल को एक ही स्थान जाने पर, यानी वर्गमूल को वर्गमूल से गुना कर देंगे तो जघन्य परित असंख्यात राशि हमारे पास आ जाएगी। और यहाँ से अब असंख्यात चालू होगा। यहाँ से जो भी राशि, स्थान कितने भी जाएंगे पर राशि असंख्यात आएगी। ये आपको, ये जो भी पढ़ाया गया है, ये पूरा पेज आपको याद करना है। ये पढ़ाया करके पूछा जाएगा रोज, क्योंकि ये पहला पेज याद रहेगा तो आगे हम पृथ्वी का एक, तेज का एक, वायु का एक, जितने भी हम निकालेंगे राशि, हम ये बोल पाएंगे कि पहले वर्गशला का, फिर छेद, फिर वर्गमूल, फिर वो राशि। हमको ये कितने स्थान जाने पर कहाँ पर संख्यात आएगा, कहाँ पर असंख्यात आएगा, ये हम सबको ये पेज भी बिल्कुल याद कर लेना है। इसके बाद चूंकि यहाँ तक तो संख्यात ही जाना है, अब आगे की संख्या के लिए स्थान तो संख्यात जाएंगे पर रिजल्ट उसका असंख्यात आएगा, क्योंकि यहाँ जघन्य परित असंख्यात आ चुका है। कोई प्रश्न? सब इस पेज को याद करेंगे बिल्कुल समझते हुए, रटना नहीं है, समझना है। रटने की जिंदगी अब हम लोग की नहीं रही, हम लोग की उम्र रटने की नहीं रही। हम लोग किसी चीज को रट के नहीं याद कर सकते हैं, समझा रहने से ही याद रहता है। तो आप लोग को समझना है बिल्कुल उसको। जिसको कहीं पर कुछ नहीं समझ में आए कल फिर पूछ सकते हैं, अगर समझ में आ जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। समाप्त करें? हाँ। अक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही पूजन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पाल सुधा यही मोक्ष का पंथ। द्वासंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमो।